नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने बिहार वासियों को दिया दिवाली गिफ्ट। पर्यटन और अधिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की बिहार वासियों की सौगात। खत्म कर देंगे ईरानी आतंक का शासन। सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू का दावा। बंधकों की रिहाई पर भी बोले नेतन्याहू। डेरा मुखी राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस किया जारी। 4 सप्ताह में जवाब देने के हुक्म। और अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को दिवाली का तोहफा देने पहुंचे। मोदी सरकार ने पटना से पश्चिम चंपारण बेतिया जाने वाले सड़क के NH 139 चौड़ीकरण का निर्णय लिया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1712 करोड़ 33 लाख की राशि को स्वीकृति दी है। इस योजना के कारण अब पटना से बेतिया जाने वाले लोगों की यात्रा सुगम हो जाएगी। इससे वैशाली, मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ा पुल, 3 फ्लाईओवर, 25 अंडरपास और एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा इजराइल युद्ध समाप्त हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और अपने बंधकों को लौटा दे। और हमास ने गाजा में 23 देशों के 101 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इजराइल सभी को घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। गाजा में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन यामा सिनवार की मौत के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यामा सिनवार मर चुका है और उसे राफा में इजराइल रक्षा बलों के बहादुर सैनिकों ने मार गिराया है। मगर यह गाजा में युद्ध का अंत नहीं है बल्कि अंत की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि ईरान ने आतंक का जो शासन कायम किया है हम उसे खत्म कर देंगे। इजराइल के पीएम ने कहा कि जो हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए मेरे पास संदेश है कि इजराइल उन्हें खोजेगा और न्याय दिलाएगा। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध हमेशा से जटिल और संवेदनशील रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसने क्रिकेट प्रेमियों के बीच नई उम्मीद जगाई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन समिट में भाग लेने पहुंचे तब शरीफ ने कहा कि वे भारत आना चाहते हैं और अगर दोनों टीमें किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलती हैं। नवाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिकेट संबंधों को फिर से स्थापित करने की जरूरत है, जिससे यह साफ है कि वे क्रिकेट के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। अब 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि भारत की भागीदारी सरकार की अनुमति पर निर्भर करेगी। शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिकेट के साथ साथ दोनों देशों के व्यापारिक संबंध की बहाली भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से हम आपसी रुझान और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे न केवल क्रिकेट बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। खैर, अब देखना होगा कि क्या भारत अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजने का निर्णय लेता है या नहीं। डेरा मुखी राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरगाड़ी बेअदबी मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक को हटा दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होने की संभावना है। बरगाड़ी बेअदबी मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। इस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह ने पूरे पंजाब में धान की उचित खरीद या भुगतान न होने पर सभी टोल फ्री करवा दिए हैं और कल से किसान फिर से धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने टोल प्लाजा पर धरना लगा दिया है और इस दौरान किसानों ने टोल के सभी लेन मुक्त कर दिए। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दरियां बिछाकर बैठकर। किसानों ने कहा कि धान की उचित खरीद और भुगतान न होने के कारण किसान मंडियों में बेहद परेशान है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर ब्लॉक डेराबस्सी के किसानों ने धान की खरीद उठाने और भुगतान न होने को लेकर मार्केट कमेटी लालरू को ताला लगा दिया और वहीं किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का हल नहीं होता वे अपने रोष प्रदर्शन को जारी रखेंगे। इस मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की जान के पीछे पड़ गया है। वह आए दिन सलमान खान को सीधी धमकी दे रहा है। 58 वर्षीय सलमान को कई वर्षों से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर इसका कारण है कि 1998 में राजस्थान में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान ने काले हिरण को गोली मारी थी और इस बीच एक बार फिर से भाईजान को खुली धमकी मिली है। सलमान को एक बार फिर लॉरेंस ने धमकी दी है। इस बार ट्रैफिक कंट्रोल को भेजे गए मैसेज में धमकी मिली और मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक धमकी भरा मैसेज मिला जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद को निपटाने के लिए सलमान खान से 5 करोड़ की मांग की गई। कथित तौर पर बिश्नोई गैंग के मैसेज में चेतावनी दी गई है कि अगर सलमान खान ने पैसे नहीं दिए तो उसका हश्र पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होगा, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। दी गई धमकी ने ईडी के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं मुंबई पुलिस भी आरोपी की तलाश में जुट गई है। बिहार के सारण, सीवान और गोपालगंज में जहरीली शराब का कहर जारी है। अब तक 3 जिलों में मिलाकर 53 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे सीवान में 39, सारण में 12 और गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से अधिक लोग बीमार हैं और गुरुवार को 30 लोग अस्पताल में ठीक हो गए थे, उन्हें घर भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने तस्करों पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। इसके बाद बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी सिवान और सारण में कैंप कर रहे हैं। इधर सिवान में एसआईटी ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी लोग शराब तस्करी के आरोपी हैं। पुलिस का कहना है कि शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। सभी 13 हॉटस्पॉट में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। उदयनानंद बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण से प्रभावित 13 क्षेत्रों में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 21 फोकस पॉइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी। विंटर एक्शन प्लान के तहत विभागों ने अपना काम शुरू कर दिया है और प्रदूषण की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली में वार रूम में काम करना शुरू कर दिया गया है। पराली को गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव भी शुरू हो गया है। डीपीसीसी की टीम हॉटस्पॉट का लगातार दौरा कर रही है। उधर आज सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परछाई दिखाई दी और वहां AQI गिरकर 270 पर पहुंच गया, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इम्पॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स DPCC की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं। तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। इन इंस्पेक्शंस की डेली रिपोर्टिंग हमारे ग्रीन वॉर रूम में आएगी और एनवायरनमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दी जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के बाद अब उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो गया है। अंडमान सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसे दक्षिण भारत के राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई और कोलकाता में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में अगले हफ्ते चक्रवाती तूफान के आने की भी भविष्यवाणी की है, जो 23 या 24 अक्टूबर को ओडिशा या पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। इस तूफान के प्रभाव से मछली पकड़ने और समुद्री गतिविधियों पर रोक की सलाह दी गई है। वहीं अब उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं, खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में। 25 अक्टूबर के बाद दिल्ली में धुंध की स्थिति बन सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंड और तेज होने की संभावना है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।